हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। ये आपने मिसाल, मुहावरा जरूर सुना होगा। अभी पिछले हफ्ते जो कुछ तमाशा हमने मिडिल ईस्ट में देखा, जब डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे, 3 अरब मुल्कों का दौरा किया और तकरीबन 4 खरब डॉलर एक तरह से कमा करके चले गए। कुछ लोगों का कहना है कि जितना पैसा अभी तक जंग में खर्च नहीं हुआ, इतना पैसे इन अरबों को बेवकूफ बना करके ट्रंप लेकर के चले गए। एक मैंने वो भी देखा, कार्टून, जिसमें वो हवाई जहाज की सीढ़ियों पर नजर आ रहे हैं भरे हुए थैले के साथ, और 3 अरब शेख, ये दोनों तीनों मुल्कों के, ये निक्कर बनियान में नजर आ रहे हैं। यानी इतना सब कुछ खींच करके वो चले गए। इसके बीच में एक ड्रामा होता रहा मीडिया में, और वो ड्रामा हमने भी आपको बताया। ड्रामा यह था कि शायद नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में ताल्लुकात खराब हो गए, और अब लगता है कि इजराइल के बुरे दिन और ज्यादा आएंगे जब अमेरिका इजराइल से दूर हो जाएगा। लेकिन अब कुछ हकीकतें वो आ रही हैं जिसमें कुछ लोग बता रहे हैं कि ये सब झूठ, फरेब और दुनिया को धोखा देने का काम था। इसलिए मैंने कहा कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। इस पर हम बात करेंगे आज अपने खास मेहमान फिरोज मीठी बोरवाला साहब से, जो मुंबई में रहते हैं और इंडो पैलेस्टाइन सॉलिडरिटी फोरम के फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हैं। एक लंबे अरसे से फिलिस्तीन के हक में आवाज उठाते रहे हैं, और जब से ये जंग शुरू हुई है, इसमें जितनी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई हैं, तकरीबन सब जगह मीठी बोरवाला साहब वहां मौजूद थे। और आखिर में लेबनान में जो हसन नसरुल्लाह और उनके दूसरे साथी हाशिम सफीउद्दीन का जब जनाजा उठा, तब भी वहां मौजूद थे। और वहां से वो 2 सोवेनियर यादगारें लेकर के आए। एक तो जिस जगह हसन नसरुल्लाह को कत्ल किया गया, वहां से मिट्टी उठा करके लाए, और हसन नसरुल्लाह के जनाजे से टच किया हुआ, मस किया हुआ एक कपड़ा भी लेकर के आए, जो वो कहते हैं कि ये मेरा एक बहुत ही अहम एक तरह से सोवेनियर है। मुझे याद है कि अभी मैंने पिछले दिनों एक वीडियो दिखाई थी आपको, जॉर्ज गैलोवे की, जिन्हों को तेहरान में एक अवार्ड दिया गया फिलिस्तीन को सपोर्ट करने का। और उन्होंने कहा कि जिंदगी का मेरा एक बहुत ही अहम सोवेनियर मेरे पास है। हमास के लीडर इस्माइल हानिया, जिनका तेहरान में कत्ल हुआ था, उनका पासपोर्ट जॉर्ज गैलोवे के पास है, और वो उन्हें संभाल के रखें। तो दुनिया में ऐसे लोग बहुत से मौजूद हैं, कई मौजूद हैं, हालांकि बहुत कम हैं कि वो फिलिस्तीन की सपोर्ट में इस तरह से खड़े हैं और अपने अपने सीने से लगाए हुए हैं कुछ यादें। उनमें से एक मीठी बोरवाला साहब हैं। फिरोज मीठी बोरवाला साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि अब क्या खबरें हैं, जब ट्रंप वापस वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं। ये जिसका डर था, गालिबन वो चीजें सामने आ गई हैं। आप बताइए क्या। जी, इसमें जो पॉजिटिव एंगल हम लोग सोच रहे थे कि शायद एक ब्रेक आया है, मगर ये ड्रामा है कि नहीं, तब भी आप और मैंने बोला था कि गुड कॉप बैड कॉप, कि ट्रंप अभी अच्छी बातें कर रहा है, नेतन्याहू बुरी बातें कर रहा है, गुड कॉप बैड कॉप का ड्रामा चल रहा है कि क्या चल रहा है। मगर हमको थोड़ी उम्मीद थी कि अगर ये 3 अरब देश उनको बुला रहे और एक एक $1 ट्रिलियन प्लस दे रहे, तो शायद ट्रंप कुछ वहां अनाउंस करेगा। मगर जब ट्रंप ने अनाउंस किया ही नहीं, तो फिर तो घंटी जरूर बची कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो पॉइंट क्या था कि ट्रंप आने के पहले ये खबरें आई थी कि 3-4 दिनों से ट्रंप नेतन्याहू के कॉल नहीं ले रहा है, उनका आपस में बन पर नहीं पा रहा है। तो ये पूरी न्यूज मीडिया में डाली गई थी योजना पूर्वक। और उसके बाद ये न्यूज आई कि हमास और अमेरिका डायरेक्टली बात करे, और एडान अलेक्जेंडर जो आखिरी अमेरिकन इजरायली हॉस्टेज है, उसको छोड़ने की बात है कि हमास एक गुडविल जेस्चर करेगा। और उनकी बात ऑफकोर्स विटकॉफ के साथ चल रही थी, जो विटकॉफ ट्रंप का दोस्त है, वो भी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग इंडस्ट्री का है, यहूदी है। तो ट्रंप ने इसको रखा है मिडिल ईस्ट के लिए। तो ये भी बात आई कि लग रहा था कि हमास और अमेरिका खुद एक कोई समझौते पर आ रहे हैं, और उसमें से सीज फायर का ट्रंप फिर नेतन्याहू पे
प्रेशर डालेगा। और अमेरिकन अखबारों में न्यूयॉर्क टाइम्स की थॉमस फ्रीडमैन की बड़ी स्टोरी के अभी ये नेतन्याहू से बहुत नुकसान हो रहा है, पूरा इजराइल और यहूदी आबादी बदनाम हो चुकी है, इसलिए इसको हटाओ और इजराइल में ऐसा कोई पक्ष लाओ जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी से बात करके, वो तो हमास के भी विरोध में है थॉमस फ्रीडमैन, ये मिलकर कुछ रास्ता बनाए। तो ये सब बातें चल रही थी, ये पिछले 15 दिनों में बहुत तेजी से बातें चल रही थी, खास करके ट्रंप के ये विजिट को लेकर। तो हुआ ये है कि पूरा का पूरा झूठ बोला गया है, क्योंकि जिस दिन ट्रंप आखिरी दिन पे यूएई में था तभी नेतन्याहू ने 150-200 को मारा था। मुझे लग रहा कि वो नेतन्याहू गुस्सा निकाल रहा है कि ट्रंप आए और हमारे साथ बात नहीं कर रहा है, मगर ये पूरा प्लान कॉन्कॉक्टेड स्टोरी था। और उसके बाद ये जो हुआ कि जब ट्रंप वापस चले गए तो विटकॉफ का बयान आया है कि देयर इज नो डे लाइट बिटवीन नेतन्याहू एंड ट्रंप, मतलब एक कतरा अंतर नहीं है दोनों के दृष्टि में, पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी, पूरी की पूरी समझ हमारी एक ही है, ट्रंप और नेतन्याहू में कोई फर्क नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। तो ये तो बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट था हम जैसे लोग के लिए कि एक्चुअली इतना बड़ा खेल और उन्होंने बाल बाल रचा है। उन्होंने इस्माइल हानिये को ऐसे ही फंसाया कि भाई हम लोग सीज़फायर की बात करेंगे, तो इस्माइल हानिये चले गए थे ईरान और उसी दौरान उसको मारा गया। तो ये बराबर से ये उनकी पुरानी एक पुरानी प्रैक्टिस है, स्ट्रेटेजी है। और उसी में मुझे ये चिंता रही कि ईरान के साथ भी जो बातचीत हो रही है कि वो जेन्युइन है कि खाली ईरान के साथ टाइम निकाल रहे ताकि इजराइल अपना काम अभी कर सके गाजा में। ओके, वैसे तो क्लियर कट है कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि शुरू में फिरोज मीठी बोरवाला ने बताया गुड कॉप बैड कॉप। मैं थोड़ा सा समझा दूं। देख, जब किसी आरोपी को पुलिस गिरफ्तार करती है तो वो क्या करते हैं, एक ही साथ होते हैं लेकिन आपस में तय कर लेते हैं। एक उसको गुस्से से बात करता है, मारपीट करता है, दूसरा आता है उसको जरा प्यार से बात करता है और उसको, आरोपी को ये लगता है कि शायद ये मेरा हमदर्द है और वो उससे कुछ हकीकतें उगलवाने की कोशिश करता है, जो अगर वाकई वो आरोपी होता है जिसने कोई काम किया होता है गलत, वो बताता है, या ये कि उससे किसी तरह से बुलवा लिया जाता है। तो ये गुड कॉप बैड कॉप की थ्योरी बिल्कुल इसी तरह से आपने बताया कि नेतन्याहू बैड कॉप और ट्रंप गुड कॉप बनकर के आए। कॉप जो है वो आमतौर पर पुलिस वाले के लिए इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको एक चीज बताऊं फिरोज साहब, एक वाकया, एक और बयान आया था इस बीच में। ट्रंप ने आखिरी दौरे के आखिरी हिस्से में एक बात और कही कि नेतन्याहू एक गुस्से वाला आदमी है और उनका गुस्सा सही है। 7 अक्टूबर में जो हुआ उनका गुस्सा सही है। तो ये 7 अक्टूबर का गुस्सा नहीं उतर रहा। वहां एक औरत पर हमला हुआ, उसको इतनी बड़ी खबर बनाई गई वेस्ट बैंक में, और इधर लाखों लोग मारे गए, भूख भूख से लोग मर रहे हैं, उस पर अरब बिल्कुल शांत हैं। तो ये जो अरब मुल्कों ने इतनी बड़ी रकम उसको एक तरह से दे दी, हवाई जहाज भर करके दे दीजिए तकरीबन, अगर मुहावरे के तौर पे कहा जाए, तो आखिर ये मुसलमानों का ही पैसा क्या पूरी तरह से फिलिस्तीनियों को कत्ल करने और गाजा को, वेस्ट बैंक को फिलिस्तीनियों से पूरी तरह से खाली करने के प्लान का में मदद नहीं है? ये क्या लगता है आपको? बात सही है। मैं आपको खाली आंकड़े बता दूं। हाँ। सलमान ने उसको $1 ट्रिलियन दिए, हम्म। बिन जायद ने उसको $1.4 ट्रिलियन दिए, मतलब ये $2.4 ट्रिलियन हो गया। हम्म। कतर ने और एक $1.4 ट्रिलियन जोड़े तो ये $3.8 ट्रिलियन हो गया। और कतर ने $400 मिलियन का एक पैलेस ऑन द इन द एयर भी दे दिया, मतलब $4.2 ट्रिलियन का सौदा हुआ है। और इन 4 ट्रिलियन में वो एक पानी का बोतल या एक ब्रेड का टुकड़ा नहीं पहुंचा पाए गाजा में। ये शर्म आनी चाहिए गल्फ अरब को। और मतलब मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ट्रिलियन जो है वो हिंदी में खरब खरब को कहा जाता है, और ये बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी रकम है। 4.2 ट्रिलियन, $1,000 बिलियन एक ट्रिलियन होता है। जी। और ये 4.2 ट्रिलियन मतलब आज भारत की जो जीडीपी उससे ज्यादा है। हाँ, यानी पूरे भारत की जीडीपी से ज्यादा पैसा ट्रंप साहब
इस इलाके में आए, 3 दिन का दौरा किया और एक तरह से लूट करके लेकर के चले गए। ये है अमेरिका की हकीकत। और यहां के पैसे से वो अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं। कहते हैं हम रोजगार दे रहे हैं लोगों को, और बहुत सा माल वो बेच रहे हैं, हथियार बेच रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं इस पूरे इलाके को लूटने के तरीके। और लूटने के लिए जहां जहां उनकी अपनी मर्जी की हुकूमतें नहीं है, वो हुकूमतें गिरा दो ताकि अपनी लूट जारी रहे। जी, आप अपनी बात आगे जारी रखें। जी, तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ट्रंप लौट गए, तो उसके बाद नेतन्याहू फुल स्केल अभी इन्वेजन कल रात से चालू हो गया। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, कल हम लोग एक ऑनलाइन मीटिंग थी, बासाम करके हमारे एक दोस्त से पैलेस्टाइन के थे। उन्होंने तो कह दिया कि जो भी होगा हम लोग लड़ते रहेंगे और फिलिस्तीन आजाद होगा, हम लोग कभी गिव अप नहीं करने वाले। मगर बासाम को यह था कि क्योंकि इसराइल का डेलीगेशन अभी भी कतार में बैठा है, तो उनको उम्मीद थी कि चंद घंटों में भी सीज फायर का ऐलान हो सकता है। हम भी बहुत खुश थे, लग रहा था कि अभी भी इसराइल कतार में बैठा है तो सीज फायर की गुंजाइश अभी भी है। मगर बाद में देखा कि कल रात को 10-11 बजे तक हमारे टाइम के हिसाब से इसराइल ने फुल स्केल इन्वेजन सभी जगह से गाजा को घेर लिया है, और रफा तक अभी पूरा इन्वेजन चालू है। तो ये जो पूरी परिस्थिति है ये, और बाद में खबर आई कि ट्रंप की सरकार, एनबीएस करके जो चैनल है, कि 10 लाख फिलिस्तीनियों को, 1 मिलियन फिलिस्तीनियों को वो लोग ट्रांसफर कर देंगे लिबिया में। वैसे अमेरिकन एम्बेसी ने लिबिया में बोला ऐसा कोई प्लान नहीं है, और क्योंकि आस पड़ोस के देश तो कोई तैयार नहीं है, मतलब इतने वीक है, जॉर्डन, इजिप्ट वगैरह कंट्रीज बहुत वीक है, मगर फिर भी ये देशों ने कहा कि हमारे वहां तो कोई आने वाला नहीं। तो ये 10 लाख को भेजेंगे कहा, तो अभी लिबिया सोचा है, क्योंकि लिबिया की भी गद्दाफी के बाद टुकड़े टुकड़े कर डाले, 3-4 टुकड़े हो गए, तो उनमें तो ऐसे देश में भेजना जहां सिविल वॉर चल रही है, वहां आप 10 लाख फिलिस्तीन को भेजोगे। तो वैसे तो अमेरिकन, क्योंकि ये प्लांटेड स्टोरी थी, वो उनको देखना था कि क्या रिएक्शन आता है, मगर उसका भी रिएक्शन नेगेटिव हुआ है। इसका मतलब यह है कि बेसिकली आपके पास सॉल्यूशन नाम की चीज नहीं है, आप सिर्फ एक नरसंहार कर रहे हो, मगर कहां जाने वाली ये कहानी, ये कहानी का मतलब कोई अच्छा, लॉजिकल रैशनल एंड ना इधर के पास है ना किसी के पास। फिरोज साहब, आप बहुत से इंटरनेशनल बड़े राइटर्स को फॉलो करते रहते हैं। उनका उनका इस अरब हुकूमतों के इस रवैये पर, और ट्रंप की इस लूट पर, और फिलिस्तीनियों के साथ और जुल्म बढ़ाने का जो साथ साथ सिलसिला है, उस पर कोई क्या राय उभर के आ रही है कुछ बड़े राइटर्स की जिनको आप अक्सर फॉलो करते हैं? नहीं, ये पिछले 6-8 घंटे का ये टर्न अराउंड हुआ है, तो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। आई एम वेटिंग फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, दूसरे लोग भी इन्फॉर्मेशन के लिए। मगर इतना क्लियर है कि ये एक पैलेस्टाइन वेबसाइट ने लिखा है कि ये बेसिकली प्रोटेक्शन मनी दिया है ये अरबों ने। बिन सलमान ने जो $1 ट्रिलियन दिए है टू प्रोटेक्ट सऊदी फ्रॉम इट्स ओन पीपल एंड फ्रॉम ईरान। ये पैलेस्टाइनियन नैरेटिव का एक वेबसाइट है, ठीक है, कि खुद अपने लोगों से बचाने के लिए और ईरान से बचाने के लिए सऊदी ने ट्रंप को पैसा दिया, क्योंकि अमेरिकन बेसिस है, वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं यहाँ की मोनार्की को। जो बिन जायद है यूएई के, उन्होंने $1.4 ट्रिलियन ट्रंप को दिए, ताकि वो प्रिंस सलमान जो नंबर 1 लीडर ना बने, इसलिए इसको ट्रंप ने पैसे दिए। और कतर ने इसके 1.4 ट्रिलियन प्लस एक हवाई जहाज दे दिया, ताकि बिन जायद और प्रिंस सलमान ट्रंप के ज्यादा करीब ना हो, वो ज्यादा करीब हो जाए। तो ये मूर्खों का कॉम्पिटिशन चल रहा है आपस में, ठीक है। इट इज सच अ रिडिकुलस सिचुएशन, इट इज अनबिलीवेबल कि ये अरबों को ये टाइम पे, जब पूरी दुनिया की, मतलब कल ही लंदन में 5 लाख लोग कल लंदन में उतरे सड़कों पे, दुनिया की आवाम सड़कों पे आ रही है। और ये जो गल्फ अरब्स है, मैं इसलिए अरब और गल्फ अरब्स को अलग करता हूँ, हमारे वेस्ट एशिया के अरब अलग है, और ये लेवांट के मेडिटेरियन दरिया के है, और ये जो गल्फ अरब है ये कुछ और ही टाइप के, मतलब निकम में है कि क्या है, बुजदिल है, मुझे पता नहीं। मैं उसी पर आने वाला हूं। देखिए, मैं उसी पर आने वाला हूं। एक प्रेस टीवी ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने अरबों को, यानी ये कहा है कि फिलिस्तीनियों को बेचने पर बेहिसी का जश्न मनाया है अरब हुकूमतों ने, बेहिसी का जश्न मनाया है। अच्छा, आपने कहा कि किसी एक बड़े ऐलान की उम्मीद थी, कोई ऐलान नहीं हुआ, लेकिन एक ऐलान हुआ था, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग था। एक ऐलान यह हुआ कि सीरिया से हम पाबंदियां हटा देंगे, और इसको अरब मुल्कों ने सेलिब्रेट किया।
मोहम्मद बिन सलमान ने खड़े होकर के ताली बजाई और नेतन्याहू ने और ट्रंप ने वहां बैठे हुए लोगों से कहा कि आपके क्राउन प्रिंस ने मुझसे कहा, बहुत ही सिफारिश की, इसलिए मैं सीरिया से पाबंदियां हटा रहा हूं। अब इसमें एक अजीब पहलू यह है कि खुद अहमद अल शरा, जिसे अब कहा जाता है, जिसपे $1 करोड़ का इनाम था अमेरिका की तरफ से, जब उसका नाम अबू मोहम्मद अल शरा होता था, वो तो असल में खुद अमेरिका, इजराइल, तुर्की, अरब मुल्कों का ही एजेंट है। तो इसको अरब मुल्कों के जरिए, वेस्टर्न मीडिया के जरिए बड़ा अनाउंसमेंट करके पब्लिसाइज किया गया। उसे आप कैसे देख रहे हैं, क्या हुआ? बात सही आपकी। मतलब जो आईसिस के ग्रैंडफादर तुर्की और सऊदी है, वो पूरा जो गेम प्लान था कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के नुमाइंदे को बशर असद को से हटाया जाए, उसमें वो कामयाब हो गए। मतलब लोग, और इसमें तो बहुत सारे फिलिस्तीनी भी मूर्ख लोग हैं जिन्होंने असद के जाने पे खुशियां मनाई थी, को उनका भी लगाव ज्यादा उनकी एक एथिक सेक्टेरियन आइडेंटिटी पे था और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस पे नहीं था। उनको भी जरा सोचना चाहिए। तो पॉइंट इज के आज अमेरिका ने आईसिस और अल कायदा की लीडरशिप को स्थापित कर दिया सीरिया में। तो ये वॉर अगेंस्ट टेरर और ये जो ढकियानुसी और झूठी बातें कर रहे थे, वो आज दुनिया के सामने आ गई बात। यही आईसिस के खिलाफ लड़ने के लिए ओबामा ने कहा कि अभी तक आतंकवाद है तो मैं तो इराक में रहूंगा, तो आप पहले आतंकवाद को खड़ा करो, आईसिस को खड़ा करो। तो अल बगदादी और जोलानी दोस्त थे। अल बगदादी आईसिस के लीडर, जोलानी अल कायदा के लीडर। ये जोलानी भी आई थिंक सऊदी अरेबिया के बॉर्न है, सीरियन बॉर्न तो है नहीं। और फिर वो अल कायदा इन सीरिया के इंचार्ज बन गए। और आज वो जो आतंकवादी था, जेलों में था, आज वो प्रेसिडेंट हो गया और ट्रंप ने उसको आशीर्वाद दे दिया कि भाई तुम सीरिया चलाओ। तो आईसिस और अल कायदा के लीडर्स आज ये देशों के लीडर बन चुके हैं। अगर हशल शाबी और इराक के लोगों ने वो फाइट नहीं जीती होती तो आज अल बगदादी बगदाद में बैठा होता। मगर इराक के लोगों ने, वहां के शिया और सुन्नियों ने क्रिश्चियन से मिलकर वो पीपल्स मोबिलाइजेशन यूनिट्स के द्वारा आईसिस को हरा दिया। तो इराक में तो वो काम नहीं कर पाए, मगर सीरिया में वो लोग वो हो पाए। और उसमें तुर्की, सऊदी, इजराइल, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन सबका रोल है। और आखिरी में असद की गलती है। अगर असद ईरान और हिजबुल्लाह के साथ वो स्ट्रेटेजी में जुड़े रहते तो आज ये बात यहां तक नहीं पहुंचती। अच्छा, इसमें सर एक चीज और हो रही है, उस पर भी नजर रखने की जरूरत है। वो ये हो रहा है कि इजराइल, ये देखिए नैरेटिव की लड़ाई है। जैसा कि हमने अभी पिछले हफ्ते में देखा कि एक नैरेटिव बनाया गया कि नेतन्याहू के और ट्रंप के बीच में इख्तलाफ हो गया। एक नैरेटिव और बनाया जा रहा है बहुत ही साइलेंटली। वो नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि इजराइल अहमद अल शरा को अपने दुश्मन के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है, और उस दुश्मन के तौर पर प्रोजेक्ट भी कर रहा है। और खबर एक आ गई कि अजरबैजान में और कुछ और जगहों पर अहमद अल शरा की हुकूमत के और इजराइल के बीच में बातचीत हो रही है। एक ये भी साथ साथ खबर आ चुकी कि ट्रंप ने जब ये पाबंदियां हटाने का ऐलान किया तो साथ साथ ये भी कह दिया कि ये अब इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करेंगे। लेकिन इजराइल की सरकार, वहां का मीडिया अब भी अहमद अल शरा को दुश्मन के तौर पर ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इस प्रोजेक्शन में और आने वाले टाइम में क्या कुछ और मकसद हासिल करने की कोशिश हो सकती है इजराइल की? नहीं, ये तो अभी बात समझ आ गई है और पहले भी थी, मगर अभी तो और भी बात स्पष्ट हो गई कि इजरायली मीडिया और वेस्टर्न मीडिया से क्या क्या नैरेटिव्स आते हैं उस पर जरा भी भरोसा मत करो। ओके, क्योंकि जोलानी को पावर में लाने का ही काम इजराइल ने किया है, वो तो क्लियर कट बात है। और वो वेलकम ही किया कि आईसिस और अल कायदा को सपोर्ट करो असद के खिलाफ। और ये तो क्लियर कट है, इसलिए अल कायदा और आईसिस ने कभी भी इजराइल पे कोई हमला नहीं किया। एक भी हमला आईसिस और अल कायदा ने नहीं किया। ओके, और एक क्लियर कट उनके तरफ बयान भी आते थे कि इजराइल तुम्हारा दोस्त है। तो ये जो अभी सो कॉल्ड अभी नैरेटिव इजराइल बना रहे, उसमें जरा भी, मतलब ये नैरेटिव भी कि जोलानी हमारा दुश्मन है, वो जोलानी को मदद करने के लिए हो रहा है ताकि जोलानी के सपोर्ट सीरिया में बने। ओके, मगर आई थिंक सीरिया के लोग हमसे ज्यादा बेहतर समझते हैं और ये बात को। और आज याद देख ले कि जोलानी का कोई अभी कोई पार्लियामेंट नहीं है। इलेक्शंस तो 5 साल की बात करेगा, कोई पार्लियामेंट नहीं है डिसीजन मेकिंग फॉर्मेशन के लिए। और ये एडॉक तरीके से एक छोटी मोटी उसके जो जिहादी
ये सब है, अलग अलग उज्बेक और ताजिक वगैरह इनको लेकर ये सब चला रहा है। और तुर्की और सऊदी का, क्योंकि अभी तुर्की और सऊदी के भीतर ये संघर्ष चलेगा कि सीरिया पे अभी हावी कौन है। और आप देखिए, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि एक ऐलान हुआ 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स के बाद का एक ऐलान हुआ, वो भी सीरिया पे से सैंक्शन था। एक ऐलान वहां से नहीं हुआ कि गाजा का सीजफायर करो और ये बंद करो और स्टारवेशन बंद करो और उनको खाना पीना भेजो। एक ऐलान ये तीनों अरब मुल्कों ने नहीं किया। इट इज सच ए शेमफुल, अनबिलीवेबल शेम है कि ये लोग जीते कैसे, अपने आप को तस्वीर कैसे देखते, उनकी आवाम वहां क्या बैठती करेगी। अच्छा, मैं उसी पर आना चाहता हूं। देखिए, जो आपने बताया ना कि नैरेटिव बनाया जाता है, झूठा नैरेटिव बनाया जाता है। और आपने एक बात अभी तक और बताई कि ये जो पैसा दिया है इन अरब मुल्कों ने, इन्होंने अपनी हुकूमतों को अपने ही अवाम से बचाने के लिए और ईरान से बचाने के लिए प्रोटेक्शन मनी दी है। अब यहां बात एक नैरेटिव की एक और आ रही मेरे समझ में, वो ये कि ट्रंप ने अरब हुकूमतों का एक नैरेटिव बनाने के लिए वहीं बैठ करके एक बयान दिया। ये कहा कि ये जो मोहम्मद बिन सलमान है ना, ये आपके बेहतरीन नुमाइंदे हैं। उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, आपके बेहतरीन नुमाइंदे हैं और मैं इनको बहुत प्यार करता हूं, बहुत अच्छे आदमी हैं। और सब वो भी खुश होकर के, गदगद होकर के उठ करके तालियां बजाने लगे। जब मोहम्मद बिन सलमान तालियां बजाने लगे तो किसकी हिम्मत थी कि वो कुर्सी पे बैठा रहे, सबको खड़े होकर के तालियां बजानी पड़ी। तकरीबन ऐसा ही हो रहा था जैसे कांग्रेस में इजरायली प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के दौरान हो रहा था। तमाम लोगों का कत्ल करते हुए वहां कांग्रेसमैन सारे ताली बजा रहे थे। तो अब ये जो नैरेटिव की लड़ाई है, जिसमें ट्रंप खुद शामिल हो गए इन हुकूमतों को पब्लिक से बचाने के लिए, क्या वाकई ये हुकूमतें बच पाएंगी? वो भी देखना है, आपकी बात सही है। ये हुकूमत भी जाए वहां, मिलिट्री में से कू हो जाए, वो अपने ये सब प्रिंसेस को हटा दे, ये तो वहां के जनरल्स और मिलिट्री को भी कुछ रहने का अधिकार नहीं है। वहां का आवाम कुछ बड़ा उठाव कर ले और गुंजाइश है। जॉर्डन में भी बहुत टेंशन है ये सब चीजों को लेकर। तो समथिंग इज गोइंग टू गिव अवे। ये परिस्थिति और गाजा के सफरिंग ने दुनिया को हिला डाला है। तो ये कुछ ना कुछ तो मूव होने वाला है। और अभी तो ये जो परिस्थिति आई है, मुझे तो ये भी लग रहा है कि मतलब ये अरब मुल्कों का बैकिंग से ही इजराइल कत्लेआम कर रहा है, ताकि हमास खत्म हो जाए और बाद में पैलेस्टाइन अथॉरिटी को बेचा जाए। क्योंकि नेतन्याहू का लगातार ये बोलना है कि बस में हमास को हराने के लिए आए, हमास को गाजा से हटाओ, बाद में देख लेंगे। तो ये जो मिली जुली ये जब, क्योंकि अभी जो महमूद अब्बास के भी जो मूव चल रहे हैं, या लेबनान में बोल रहा है कि वहां के फिलिस्तीनी लोग अपने हथियार डाल दे। अरे भाई, आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे? आईसिस और अलकायदा वाले आ जाएंगे वहां भी। ओके, आज हमने देख किया सीरिया में अलवी और रूस के खिलाफ और क्रिश्चियंस के खिलाफ और शिया के खिलाफ क्या हो रहा है। कुर्दों के पास हथियार है तो वो बच गए, बाकी का कोई समाज में बचा नहीं। तो हिजबुल्लाह तो कभी अपनी हथियार नहीं डालेगा, मगर फिलिस्तीन भी अपनी हथियार ना लेबनान में डाले, ना सीरिया में डाले। ये सब कत्लेआम होने वाले लोग। सो नाउ द पॉइंट इज के ये इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन अभी है कि 2-3 दिनों में और भी स्पष्टता आएगी। क्योंकि अभी तक ये डायरेक्ट फाइट तो हमास के साथ हुई नहीं। अभी तो हवाई जहाज और मिसाइल से अटैक हो रही है या ड्रोन से अटैक हो रहे हैं। मगर अभी जमीन की जब बात है कि हम उनको निकालने वाले हैं, उनके टनल डिस्ट्रॉय करेंगे, और अभी भी कुछ 20 या कितने भी जो अभी जो है इजरायली सोल्जर उनकी गिरफ्त में, जितने सिविलियन से उन्होंने छोड़ दिए। अभी तो खाली अच्छा, मैं और इशू पर थोड़ा सा और बाद में आऊंगा, ईरान अमेरिका वाले पर भी मैं बात करूंगा आपसे। लेकिन आपने शुरू में एक जो बताया कि आपकी एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस या मीटिंग थी जिसमें बस्साम नाम के फिलिस्तीनी मौजूद थे, क्या ये वही बस्साम हैं जो हमास के स्पोक्स पर्सन भी हैं? उनकी कभी उनके बयानात आते हैं या कोई और हैं? क्या कुछ थे, कौन लोग थे? ये वहां का एक हमारा जैसे सोशल एक्टिविस्ट है, मगर ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस में लगी है। वहां वेस्ट बैंक में रहते वो। और वो बता रहे थे कि वेस्ट बैंक, एक्चुअली हम लोग वेस्ट बैंक की तो बात ही नहीं कर रहे, मगर जेनिन, तुल्कारेम, वहां भी इतनी बर्बादी हुई है। आज तो रिपोर्ट आई कि 600 घर ढाले गए हैं। और वहां के सेटलर्स को सिविलियन नहीं होते, उनके पास उजी मशीन गन होती है। और जब चाहे जहां भी जाए वो जाके कत्लेआम करो, मारो, खेतों को जलाओ, पानी में कुएं में सीमेंट डाल दो। ये बहुत बर्बादी चल रही है पूरे वेस्ट बैंक में। और वेस्ट बैंक में हम लोग खास बात नहीं करें, वहां का डिस्ट्रक्शन कुछ अलग तरीका का है। मगर बादशाह बोले कि हम लोग जरा भी हमारी ताकत हिम्मत नहीं हारे, हम आजादी लेकर रहेंगे।
जो भी हो जाए दुनिया में, मगर हम तुम्हारी आदत, मतलब बहुत हिम्मत वाली बातें कर उसने की थी। यकीनी तौर और खास तौर पर मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि वेस्ट बैंक वही इलाका है जिस पर रामल्ला में बैठे हुए महमूद अब्बास नाम के फिलिस्तीनी अथॉरिटी की नाम निहाद सरकार चलाते हैं, इसराइल के एजेंट के तौर पर। इसराइल के साथ उनके सिक्योरिटी एग्रीमेंट हैं, और जो इसराइल का दुश्मन है वो इनका भी दुश्मन है, चाहे वो हमास के हों या जिहाद इस्लामी के हों या कोई और हो। ये बाकायदा इसराइल के लिए गिरफ्तार कर करके लोगों को भेजते रहे। तो आमतौर पर वेस्ट बैंक को इसराइल के लिए कम दुश्मन इलाका माना जाता था, और यहां की हुकूमत पूरी तरह से इसराइल से मिली हुई थी। अब वेस्ट बैंक में रामल्ला वालों की कोई नहीं सुनता, फिलिस्तीनी अथॉरिटी की, और अब वहां हमास और जिहाद इस्लामी के लोग भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जो इसराइल के गुलाम बने रहे उनको भी इसराइल अब नहीं छोड़ रहा, उनको तबाह कर रहा है, कत्ल कर रहा है। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली बातचीत में। अभी पिछले 2-3 दिनों में बाकायदा आयतुल्लाह खामेनाई जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, वहां के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान, वहां के फॉरेन मिनिस्टर, उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो है वो हमारी रेड लाइन है, हम उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। विटकॉफ का आखिरी बयान जो आया है कि जब तक ईरान पूरी तरह से अपने तमाम न्यूक्लियर एक्टिविटीज को बंद और खत्म नहीं कर देता, कोई बातचीत आगे बढ़ने वाली नहीं है। लेकिन अब तक 4 दौर हुए हैं। चारों दौर के बाद में ईरान ने भी और अमेरिका ने भी पॉजिटिव पेशरफ्त होने की बात कही है। आप इसे अब कैसे देख रहे हैं? क्या क्या दोनों बार्गेनिंग चिप्स अपने अपने इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या कुछ है? अभी तो मुझे बहुत कम उम्मीद है कि ये ईरान के अगर साइन कर ले तो बड़ी बात है, मगर जो पिछले 2-3 दिनों में मैंने अमेरिका के तेवर बदलते हुए देखे हैं, और विटकॉफ का बोलना है कि नेतन्याहू और ट्रंप में कोई भी अंतर नहीं है, वो एक ही पेज पे है, और 6 दिन पहले बोल रहे थे कि ट्रंप और नेतन्याहू नहीं बात कर रहे। तो अभी बोलना मुश्किल है कि किस किस्म की डील होगी। इतना तो है कि ईरान ने ईमानदारी से बोल दिया है कि 3.67% जो मिनिमम होता है वो हमारा बेसलाइन है, और वो हमको जो हमारी मेडिकल और साइंटिफिक रिसर्च के लिए चाहिए वो तो हम लोग करेंगे, और वो दुनिया में एनपीटी की जिन्होंने भी साइन किया उनको तो इतना तो अधिकार है ही। ओके, सो द पॉइंट इज के अगर होता है तो ग्रेट, मगर अभी मुझे कम उम्मीद है, क्योंकि वो एक ट्रैप करके बातचीत करते रहते हैं और एंड मोमेंट पे हटकर और बाद में ईरान पे ब्लेम करेंगे, और उसके बाद आई डोंट थिंक ट्रम्प ऑन वॉर, मगर नेतन्याहू का जो कंट्रोल अभी दिख रहा है वॉशिंगटन पे, तो बोला नहीं सकता कि किस दिशा में बातें चल रही। अच्छा, एक इसमें एक इसमें एक सर, इसमें 2 चीजें देखने की हैं बहुत ही अहम। ईरान वो मुल्क जो अपनी फौजी ताकत पूरी तरह से दिखा चुका और साबित भी कर चुका, 2 बार इसराइल पर उसने हमले किए हैं, और ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ग्रेट मुल्क है और बड़ा ताकतवर मुल्क है। नेतन्याहू के अपने साथ बैठे हुए भी वो ये बात कह चुके। तो ऐसा लगता है कि ईरान पर हमले के ऑप्शन के बारे में तो अमेरिका या इसराइल नहीं सोच सकता। इसराइल हो सकता है कोई एक छुटपुट कहीं कुछ करके चला जाए, जैसे हमसे पहले भी किया है। दूसरी तरफ अमेरिका का ये बार बार बयान बदलना और ट्रंप उसके नेतन्याहू के ट्रैप में बार बार आना, इजरायली लॉबी के ट्रैप में बार बार आना, अपने रुख बार बार बदलते रहना, इसके बीच में जहां उनकी हिम्मत ईरान से जंग लड़ने की नहीं है, इधर जो ईरान जो पीछे हटने वाला नहीं है और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को मदद करता रहेगा, ये भी बात वो कह रहे हैं। तो इस बीच में बात कहां पहुंच पाएगी, क्या लगता है आपको? नहीं, अभी तो देखना होगा। एक ही अच्छी बात है ये पूरे केस में ईरान और यमन का जो रोल है, जो टेक्नोलॉजी तो यमन के पास ईरान से आई होगी, तो यमन अभी भी अपना रोल बड़े पैमाने पे प्ले कर रहा है। खाली यमन को एक्चुअली ये करना चाहिए कि बेन गुरियन एयरपोर्ट और हाइफा पोर्ट, एलात पोर्ट तो भी काम ही नहीं कर रहा है, वो तो बैंकरप्ट हो चुका है वो भी, क्योंकि रेड सी से कोई शिप जा नहीं पा रही है एलात पोर्ट पे। मगर आई थिंक अभी हाइफा पोर्ट, क्योंकि होदेदा पोर्ट और दूसरे पोर्ट्स पे इसराइल ने बड़े हमले किए, तो आई थिंक वो जो मिसाइल स्ट्राइक्स हो रहे हैं, तो क्योंकि अभी जिस तरह का नरसंहार गाजा में चल रहा है, तो यमन आखिरी उम्मीद है जिससे इसराइल पीछे कुछ हट सकता है, तो वो होना चाहिए एक्चुअली।
और ईरान अपनी बातचीत करके अगर सफल हो जाता है तो ये तो इसराइल के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, वो तो अनडाउटेडली बात है। तो अगले 1-2 राउंड में अगर ये समझौता हो जाता है और ईरान पे सैंक्शन निकल जाते हैं तो फिर तो ईरान बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, और वो जितना तेजी से आगे बढ़ेगा और रेजिस्टेंस पावर भी सपोर्ट कर पाएगा। तो ये दोनों जरा बातें देखनी है। और ऐसे वक्त में जब ट्रंप हर मूव में ये देखते हैं कि मेरा पैसा खर्च कितना हो रहा है और कितना वापस आ रहा है, वो जो यमन पर हमले तकरीबन 1 महीने किए और बाद में एग्रीमेंट कर लिया और ये कह दिया कि हमारे और यमन के बीच में है ये, और वो इजराइल पर हमले कर सकता है, यानी वो एक क्लैरिटी थी। यमन आज भी बिन गुरियन एयरपोर्ट और दूसरे इलाकों पर हमले कर रहा है। तो अगर इसी तरह से वो इजराइल को कमजोर करते रहे, क्या क्या कभी इजराइल वापस मजबूत शक्ल में आने की कोई उम्मीद है, या आपका जो वो 2027 और 28 वाला टारगेट है वो पूरा होता नजर आता है कि इजराइल खात्मे की तरफ है? क्या लगता है? नहीं, खात्मे की तरफ है, मेरा तो क्लियर कर बोलना है, क्योंकि इलान पापे का भी एक वीडियो आया है कि ये ज़ायनिज्म का अंतिम चरण है। ये जब एक एम्पायर या कॉलोनियल पावर टूटते हुआ आता है तो आखिरी में वो जेनोसाइड ही करता है, उसके बाद और कोई चारा बचता नहीं है। ओके, जो हम लोग देख रहे हैं, जब अल्जीरिया से फ्रांस निकले तो बड़े पैमाने पे 15 लाख फ्रेंच मारे, अल्जीरियन मारे गए थे। कॉन्गो में हुआ है, अलग अलग जगह पे ये लोग वैसा ही करते हैं। तो नरसंहार के अलावा इसराइल के पास कोई रास्ता बचा नहीं है, दूसरे पे पूरा फेल हो चुका है। ना वो हमास को हरा पा रहा है, ना अपने प्रिजनर्स, वो अपने लोगों को निकाल पा रहा है। तो ज्यादा उम्मीद मुझे इसराइल के भविष्य में तो है नहीं, इसराइल के लोगों में भी भविष्य नहीं कि इसराइल ज्यादा टिकने वाला है, कि भाई ये इलाके में लोग हैं। मैं आपको बता दूं अपने दर्शकों को कि मिडिल ईस्ट आई के जो एडिटर हैं डेविड हर्स्ट, उन्होंने अभी ताजा एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि इजराइल हार चुका है लेकिन वो उसका ऐलान नहीं करेगा। और दो खास चीजें जो वियतनाम जंग में हुई थी वही हालात यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो ये कि फिलिस्तीनी मजबूती से लड़ने से पीछे नहीं हट रहा, और वेस्टर्न कैपिटल्स में उसके खिलाफ पूरा माहौल बन चुका है। बिल्कुल यही दो चीजें वियतनाम वॉर के आखिरी दौर में हुई थी कि वियतनामीज झुक नहीं रहे थे और वेस्टर्न कैपिटल्स में, तमाम वेस्टर्न मुल्कों में उनके खिलाफ यानी अमेरिका के खिलाफ माहौल बना था। ऐसा ही लोग आ गए थे और सड़कों पे बड़े पैमाने पे लोग आ गए थे सभी जगह पे, बिल्कुल अमेरिका में और सभी वेस्टर्न कैपिटल्स में लोग बड़े पैमाने पे सड़कों पे आ रहे हैं। ये कभी हुआ नहीं है। जी ये पिछले 1.5 साल से हुआ है। 10-10 लाख की रैलियां लंदन में, न्यूयॉर्क में, जर्मनी में। अभी पहली बार जर्मनी ने ये स्टार्वेशन के खिलाफ एक, अभी तक जर्मनी बोल नहीं रहा था, स्पेन, नॉर्वे, सब जगह। और अगर अभी जून में जो यूनाइटेड नेशंस का सेशन होने वाला है उसमें फ्रांस और ब्रिटेन भी, फ्रांस तो करेगा ही करेगा पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज। तो बहुत सारी चीजें टूटी और ये जो नरसंहार हो रहा है, मगर वो लोगों को निकाल नहीं पा रहे, लोगों को निकाल नहीं पा रहे वहां से, और लोग जाएंगे कहा, तो लोग लड़ते रहेंगे और ये वियतनाम बन चुका है। और खुद इजरायली मीडिया में ये बात बाकायदा लिखी जा रही है कि अब लोगों के लिए फ्लाइट लेना भी मुश्किल है क्योंकि एयरपोर्ट बंद हो चुका है। यानी जो निकलना भी चाहते हैं वो ना निकल पा रहे हैं, जो बाहर से आना चाहते हैं, टूरिस्ट के तौर पर आते थे, वो भी सब रास्ते बंद हो गए। तो ये यमन की जो स्ट्रेटेजी, एंटी जेनोसाइड मूवमेंट अभी इजराइल में भी खड़ा हो रहा है। पिछले 1-8 महीने से अभी लोग सड़कों पे आ रहे हैं कि फिलिस्तीनी बच्चों को मारना बंद करो। जी अभी तक खाली हॉस्पिटल के लिए आ रहे थे, कोई एंटी वॉर बात नहीं करता था, वहां की जंग बंद करो। अभी उनकी सीजफायर के लिए सड़कों पे आ रहे हैं, वहां के बच्चों के फोटो लेकर यहूदी लोग सड़कों पे आ रहे हैं, मेनली लेफ्ट के ही होंगे। मगर अभी ये भी मूवमेंट इजराइल में शुरू हो चुका है, वो भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये 500 लोग का कभी 5,000 और 50,000 बन जाएगा वो पता नहीं। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के दौरान देखा ही था कि बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ रहे हैं। तो ये भी चीजें एक साथ हो रही है, यानी खुद दुश्मन के घर में हम तो है ही अनपॉपुलर अमेरिका में। तो वो भी एक चीजों को संभाल नहीं पाएगा। दैट इज द पॉइंट। यानी दुश्मन के घर में ही फिलिस्तीनियों के दोस्त अब निकल करके आ रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूं इससे बड़ी जीत हो नहीं सकती
कि दुश्मन के घर के ही लोग निकल के आए और फिलिस्तीनियों के हक में नारे बुलंद करें, और इजरायली हुकूमत उन्हें रोकने में नाकाम है। ये सूरत हाल है। ये आगे आने वाले वक्त में क्या क्या होगा? जी, आप कुछ कंक्लूड करते हुए कुछ कहना चाहते हैं? आखिरी बात, एक भारत में 18 मार्च के बाद कुछ बड़े किस्म के प्रोटेस्ट हुए नहीं है, मगर यहाँ के लेफ्ट पार्टीज के साथ हम कुछ लोगों की बात हो रही है कि एक दिन का ऐलान हो। दीपांकर भट्टाचार्य से मेरी बात हुई, अशोक डबले जो किसान आंदोलन के नेता है, सीपीएम के ऑल ब्यूरो मेंबर भी है, कि एक दिन की एक ऐलान हो लेफ्ट पार्टीज और पैलेस्टाइन सॉलिडेरिटी मूवमेंट्स की तरफ से कि पूरे देश भर में, भारत में हम लोग सड़कों पे आ जाए गाजा को लेकर। तो 20 मार्च को भी ट्रेड यूनियंस का ऑल इंडिया भारत बंद है, उसके बाद हम लोग उसके तरफ बढ़ेंगे। मगर भारत में हजारों लोग सड़क पे आ जाए पूरे देश भर में, अलग अलग शहरों और टाउन्स में, वो हमारी कोशिश की जा रही है और वो भी हम लोग करेंगे। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अवाम से जो बेगुनाह मजलूम अवाम है, उनके साथ हमदर्दी दुनिया में कहीं भी हो, उसमें कोई धर्म नहीं रोकता, कोई मजहब नहीं रोकता, और कोई पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट आरएसएस और बीजेपी को छोड़ करके तो कहा जा सकता है, वो तो हमेशा जालिम के साथ खड़े होते हैं। ये सूरत हाल है। आपको अपने लेवल पर सोचना है, समझना है कि आप जालिम के साथ हैं या मजलूम के साथ हैं। कम तरीन जो आप कुछ कर सकते हैं वो जालिम से नफरत कर सकते हैं। अगर वो भी आपके दिलो दिमाग में जालिम से नफरत नहीं है तो आप इंसान कहलाने के काबिल नहीं है। ये है सूरत हाल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज मीठी बोलवाला साहब, आपने हमें वक्त दिया, बहुत सी चीजों पर बात हुई, और जिस तरह से आपने बताया कि अपने प्रोटेक्शन मनी दी है इन अरब हुकूमतों ने ट्रंप को, वो भी ट्रंप भी क्या इन हुकूमतों को बचा पाएंगे? ये आने वाले वक्त में बड़ा सवाल होगा। मुमकिन नहीं है। ये पैसा लेके गए, इनको निक्कर बनियान में छोड़ करके चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया स्टार वर्ल्ड के नाजरीन और दर्शकों। आज का आपको वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स में जरूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।